नमस्कार। कक्षा 12 के छात्रों का स्वागत है। बैंकिंग में चैप्टर 11 के बात करते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक। जिला सहकारी बैंक भी इन्हें कहते हैं। इनकी स्थापना सन 1912 के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक सहकारी साख समितियों के वित्तीय सहायक के रूप में की गई थी। इस बैंक की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, यानी कि ये जिला स्तर पर बैंक स्थापित होती है, जिसका काम है प्राथमिक सहकारी यानी कि जो ब्लॉक स्तर पर या ग्राम स्तर पर सहकारी समितियां हैं उनको वित्त उपलब्ध कराना, धन उपलब्ध कराना इनका कार्य होता है। ये 1912 में सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत इनकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं कि इस विशेषताओं की। सबसे पहली सदस्यता। इसकी सदस्यता केवल संबंधित जिले या तहसील की प्राथमिक सहकारी समितियां ही हो सकती हैं, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति भी इसके सदस्य हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र। यह संपूर्ण जिले में तथा कहीं एक तहसील में एक केंद्रीय बैंक होता है, यानी कि संपूर्ण जिले के लिए या एक तहसील के लिए भी एक केंद्रीय बैंक हो सकता है। यह दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध केंद्रीय सहकारी बैंक और मिश्रित केंद्रीय सहकारी बैंक। शुद्ध केंद्रीय सहकारी बैंक केवल प्राथमिक सहकारी समितियां ही उसमें सदस्य हो सकती हैं, और मिश्रित केंद्रीय सहकारी बैंक वे होते हैं जिनमें सहकारी साख समितियों के अलावा अन्य व्यक्ति भी उसके सदस्य होते हैं। तो शुद्ध केंद्रीय सहकारी और मिश्रित केंद्रीय सहकारी बैंक से तात्पर्य यह है कि अगर उसमें केवल प्राथमिक सहकारी समितियां सदस्य हैं तो वो शुद्ध कहलाएगी, शुद्ध केंद्रीय सहकारी बैंक। और अगर उसमें सहकारी बैंकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी उसके सदस्य हैं तो ऐसी स्थिति में वो मिश्रित केंद्रीय सहकारी बैंक कहलाएगी। प्रबंध। इन बैंकों का प्रबंध एक संचालक मंडल करता है, जिसका निर्वाचन साधारण सभा करती है। इसके संचालक मंडल में समितियां तथा व्यक्ति दोनों के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन अंतिम सत्ता जो होती है वो साधारण सभा की होती है, यानी कि साधारण सभा का उसका आधिपत्य होता है, यानी कि उसके सदस्य अधिक होते हैं। अभी बात करते, ये अपने अंशवेचक सदस्यों तथा गैर सदस्यों से जमा स्वीकार करके सुरक्षित कोष द्वारा राज्य सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करके अपनी पूंजी प्राप्त करते हैं, यानी कि तीन तरह से पूंजी प्राप्त करते हैं। अपने जो सदस्य हैं अगर समिति के सदस्य अंशों को बेचकर सहकारी सदस्य और गैर सहकारी सदस्य जो हैं उनसे जमा स्वीकार करके और सुरक्षित कोष का निर्माण करके और सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करके अपनी पूंजी प्राप्त करते हैं। नाबार्ड। इस संबंध में नाबार्ड द्वारा प्रारंभ की गई कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय व्यवस्था नाबार्ड द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं दायित्व की। इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, यानी इसके जो सहकारी बैंक के सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है, यानी कि जितना उन्होंने अंश ले रखा है वही केवल उनका उसी अंशों तक के मूल तक ही उसका दायित्व होता है। बैंक के कार्य। इन बैंकों के कार्य क्या हैं? सदस्य संपत्तियों को उचित ब्याज पर ऋण प्रदान करना, कम साधन वाली समितियों को अन्य समितियों से धन दिलवाना, यानी कि अगर कोई समितियां पर धन की मात्रा कम है या धन की पूंजी के रूप में धन कम है तो वो अन्य जिनके पास अधिक मात्रा में, जिन समितियों के पास अधिक मात्रा में पैसा है या जमा पूंजी है तो वो उनसे उन्हें धन दिलवाती हैं। सदस्य व समितियों के निरीक्षण पर्यवेक्षण का कार्य भी यही बैंक करती हैं।
जो सदस्य होती हैं और जो प्रतिनिधि बैंक है सदस्य व समितियों के निरीक्षण, उनके समितियां को निरीक्षण और पर्यवेक्षण कार्य भी यही बैंक करती हैं। तथा साधारण बैंकिंग कार्य जैसे बिल, चेक, हुंडी, लाभांश आदि का भुगतान एकत्रित करना, सोना चांदी, कृषि उपज की जमानत पर ऋण देना, ये भी इन्हीं बैंकों के कार्य हैं। बात करते हैं अब, यह मुख्यतः प्राथमिक सहकारी समितियों को अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण देते हैं, किंतु ऋण नकद नहीं देते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, ये लोन नकद नहीं देते हैं, बल्कि अधिकतम साख सीमा निश्चित कर दी जाती है उस समिति की, जिससे कि वह सहकारी समिति अपनी आवश्यकता अनुसार उस लिमिट तक, उस निश्चित सीमा तक ही उसमें भुगतान के रूप में प्राप्त कर सकती है या ऋण के रूप में प्राप्त कर सकती है। वार्षिक लाभ का 25% सुरक्षित कोष में तथा 75% लाभांश के रूप में ये बैंक बांट सकती हैं। राज्य सरकार का सहकारी विभाग द्वारा निरीक्षण तथा अंकेक्षण किया जाता है। इसका निरीक्षण और अंकेक्षण राज्य सरकार के सहकारी विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य सहकारी विभाग तथा राज्य सहकारी बैंक और रिजर्व बैंक द्वारा देश की आर्थिक नीति तथा सहकारी आंदोलन के विरुद्ध कार्य न करने के लिए इस पर वो नियंत्रण रखते हैं। केवल यही वो इन तीनों राज्य सहकारी विभाग तथा राज्य सहकारी बैंक और रिजर्व बैंक का कार्य यही है कि ये अपनी जो देश की आर्थिक नीति हैं और सरकारी आंदोलन के अनुसार ये कार्य कर रहे हैं या नहीं। नाबार्ड द्वारा सन 1987-88 में 12 सूत्री कार्यक्रम के तहत कमज़ोर समितियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। यानी कि जो 87-88 में एक 12 सूत्री कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसी के अंतर्गत अगर कोई किसी समिति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो वहाँ नाबार्ड उसकी मदद करता है। मार्च 2015 के अंत में देश में 370 केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत थे। इसमें से 331 लाभ में थे तथा 39 हानि में चल रहे थे। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार का बैंक, राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। देश के प्रत्येक राज्य में ऐसी बैंक की स्थापना की गई है, प्रत्येक राज्य में इस तरह की बैंक की स्थापना की गई है जो राज्य के सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों का संघ है। यानी जो केंद्रीय सहकारी बैंक हैं इस राज्य में, उसका एक संगठन है, संघ है। इसलिए इसे सहकारी बैंक का शीर्ष बैंक भी, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक का शीर्ष बैंक भी कहते हैं। इसलिए इसकी विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। स्वरूप, यह 2 प्रकार के होते हैं। राज्य सहकारी बैंक 2 प्रकार के हो सकते हैं, शुद्ध राज्य सहकारी बैंक, मिश्रित राज्य सहकारी बैंक। इसमें भी वही स्थिति है। ऐसे बैंक जिसमें प्राथमिक शाखा समितियां तथा केंद्रीय शाखा बैंक केवल सदस्य होते हैं, वहाँ पर वो कहलाते हैं शुद्ध राज्य सहकारी बैंक। बंगाल और पंजाब में इसी प्रकार के बैंक हैं। मिश्रित राज्य सहकारी बैंक से तात्पर्य है ऐसी बैंक हैं जहां प्राथमिक सहकारी समितियों के और केंद्रीय सहकारी बैंकों के अलावा अन्य व्यक्ति भी इसके सदस्य हो सकते हैं। इस प्रकार के बैंक असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार तथा मध्य प्रदेश आदि में राज्यों में पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके प्रबंध की। इसका प्रबंध भी संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसका गठन साधारण सभा द्वारा किया जाता है। इसमें कुछ संचालक सहकारी विभाग के पंजीयक द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी राज्य का जो सहकारी विभाग होता है, जहाँ पर ये समितियाँ पंजीकृत होती हैं, उस पंजीयक तो यानी कि उस विभाग का पंजीयक, जो राष्ट्रीय सहकारी विभाग का जो पंजीयक होता है, रजिस्ट्रार होता है, वो भी कुछ संचालक इसमें नियुक्त करता है, मनोनीत करता है। इसमें वेतनभोगी कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं। या बात करते हैं, ये बैंक अपनी पूंजी अंश बेचकर ऋण पत्र जारी करके जनता से जमा राशि प्राप्त या ये जनता से भी जमा राशि प्राप्त कर सकती है। प्रत्यक्ष राजकीय सहायता द्वारा तथा सुरक्षित कोषों से धन प्राप्त करती है। यह राज्य सरकार की गारंटी पर रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक से ऋण प्राप्त कर सकती है। ये अगर राज्य सरकार इस गारंटी देती है तो रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक से ये ऋण प्राप्त कर सकती है। इन बैंकों के मुख्य निम्नलिखित कार्य निम्नलिखित हैं।
केंद्रीय सहकारी बैंकों के कार्य केंद्रीय सहकारी बैंकों के कार्यकलापों को नियंत्रित करना, यानी कि केंद्रीय सहकारी बैंकें जो हैं उनके क्रियाकलापों को नियंत्रित करती हैं ये बैंकें, राज्य सहकारी बैंक हैं। केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए संतुलन केंद्र के रूप में कार्य करती हैं, यानी कि उस संतुलन से मतलब है ऋण का संतुलन करती हैं, यानी कि पैसे का संतुलन करती हैं। राज्य सरकार से उसकी लिंक के रूप में कार्य करती हैं। प्रदेश के सहकारी साख आंदोलन की वित्तीय व्यवस्था करना, प्रदेश के लिए सहकारी साख आंदोलन के लिए वित्त की व्यवस्था करना भी इसी का काम है, इसी बैंक का काम है। प्रांत के केंद्रीय सहकारी बैंकों का मार्गदर्शन करना और उन्हें ऋण प्रदान करना। जो प्रांत के सारे केंद्रीय सहकारी बैंक हैं उनको मार्गदर्शन करना, यानी किस तरह से लोन देनी है, नीतियाँ बनाना, किस तरह से लोन देना है, किस तरह से काम करना है, ये सारी चीज़ें मार्गदर्शन यही बैंक देते हैं और उन्हें ऋण भी प्रदान करते हैं। इसके साथ ही साथ व्यापारी बैंक के रूप में भी यह कार्य करती हैं। जिस तरह से कॉमर्शियल बैंक के कार्य करती हैं उस तरह से ये भी बैंक कार्य करती हैं। ये बैंक नाबार्ड, रिजर्व बैंक और केंद्रीय सहकार बैंक के मध्य के बैंकों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करती हैं, यानी कि ये बैंक नाबार्ड की मदद करती हैं, जो केंद्रीय सहकारी बैंकों को मदद करते हैं नाबार्ड, उसके लिए मदद के लिए वो पहले इनके मार्गदर्शन के से ही वो उसका मदद करते हैं। रिजर्व बैंक का नियंत्रण में की नीतियां अपनाने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए ये सहायता करती है। केंद्रीय सहकारी बैंकों के मध्य आपस में केंद्रीय सहकारी बैंक एक दूसरे की मदद करने के लिए भी ये उन सभी बैंक के रूप में काम एक कड़ी के रूप में कार्य करती है, यानी कि एक दूसरों का काम करवाती हैं। अब बात करते हैं, यह मुख्यतः केंद्रीय बैंकों को ऋण देते हैं, यानी कि केवल मुख्य केंद्रीय बैंकों को ही ऋण देते हैं। जो जिले स्तर पर और या तहसील कभी कहीं तहसील स्तर पर भी है, उन्हीं बैंकों को केवल केंद्रीय सहकारी बैंकों को ही ऋण देते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों, कृषि विनिमय विपत्रों की जमानत पर ही अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं, मार्च 2015 के अंत में देश में 32 राज्य सहकारी बैंक कार्य कर रहे थे। 2015 के अंत में देश में 32 राज्य सहकारी बैंक कार्य कर रहे थे, जिसमें से 26 बैंक लाभ में चल रहे थे और 6 बैंक हानि में चल रहे थे। 6 बैंक हैं ये। अब बात करते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक में अंतर। तो इस पर आधार पर अंतर निकाल सकते हैं। गठन का आधार, केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन जिला स्तर पर होता है, जबकि राज्य सहकारी बैंक का गठन राज्य स्तर पर होता है। शाखाएं, केंद्रीय सहकारी बैंक की जिले में एक ही शाखा होती है और राज्य सहकारी बैंक की शाखाएं यह उन क्षेत्रों में शाखा स्थापित करते हैं जहां केंद्रीय बैंक नहीं होते हैं। एक तो राज्य के स्तर पर राज्य का मुख्यालय और राज्य की राजधानी होती है, वहां पर मुख्यालय होता है, लेकिन ये सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक वहां पर भी अपनी शाखाएं स्थापित कर लेते हैं जहां केंद्रीय बैंक सहकारी बैंक नहीं होते हैं। उद्देश्य, इनकी स्थापना का उद्देश्य प्राथमिक सहकारी केंद्रीय सहकारी बैंकों का उद्देश्य जो है उस स्थापना का है प्रारंभिक सहकारी समितियों के साधन जुटाना व उनकी सहायता करना, और राज्य सहकारी बैंकों का उद्देश्य है केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन व नेतृत्व करना। पूंजी के साधन, केंद्रीय सहकारी बैंक के पूंजी के साधन हैं अंशों के विक्रय, सदस्य व समितियों की जमाओं का स्वीकार, जनता से जमा, ऋण आदि से प्राप्त करते हैं पूंजी। राज्य सहकारी बैंक अपनी पूंजी अंशों के विक्रय से, सदस्य समितियों के निक्षेपों से, व्यापारिक बैंकों के कार्यों से, स्टेट बैंक, नाबार्ड, सरकार आदि से प्राप्त करते हैं। विविधकार, केंद्रीय सहकारी बैंक कुछ राज्यों में सहकारिता की शिक्षा का प्रबंध तथा सहकारी साख समितियों का प्रचार करते हैं, जबकि राज्य सहकारी बैंक विशेष प्रकार की सहकारी समितियों की स्थापना तथा विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। अन्य का नाम,
इन्हें जिला सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक को जिला सहकारी बैंक के नाम से भी जाना जाता है और राज्य सहकारी बैंक को शीर्ष बैंक के रूप में, शीर्ष सहकारी बैंक के रूप में जाना जाता है। सहकारी साख समितियों तथा बैंकों का महत्व तथा लाभ, या लाभ हम कह सकते हैं इनको। सहकारी महाजनों के प्रभाव में कमी, इन बैंकों के आ जाने से भारत में जो महाजनों का प्रभाव था वो काफ़ी मात्रा में कम हो गया। महाजनों का पहले योगदान 70% से घटकर अब केवल 16% रह गया। सस्ते ऋण उपलब्ध कराना, सस्ते ये बैंक किसानों और कारीगरों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि महाजनों के शोषण से ये लोग बच जाते हैं। किसानों के शोषण की समाप्ति, इसने किसानों के शोषण करने की जो महाजन और साहूकार करते थे वो उसमें बहुत अधिक तक समाप्ति कर दी है। ऋणग्रस्तता में कमी, सहकारी साख समितियां तथा साख सुविधाएं प्रदान करने से परिणामस्वरूप किसानों को ऋणग्रस्तता यानी कि हर समय ऋणग्रस्तता से काफ़ी कमी आई है। यानी कि वो तो बार पर ऋण दे देते थे, जिससे कि उस ऋण चुकाए जाते नहीं पाते थे। तो थोड़ा ऋण कम हुए हैं। इसकी दूसरी बात है, हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं। यहाँ इसमें इनके सहकारी साहूकार और महाजनों में हिसाब किताब में गड़बड़ी हो सकती थी, लेकिन यहाँ ऐसी इन बैंकों में ये गड़बड़ी संभव नहीं है। कृषि तथा कुटीर उद्योग में विकास के लिए ये बैंक बहुत अधिक राशि में धनराशि उपलब्ध कराते हैं, जो कि महाजन वह नहीं कराते थे। बचतों में वृद्धि, इन संस्थाओं ने ग्रामीण जनता को धनराशि जमा करने की सुविधाएं प्रदान करके उन्हें बचतों की वृद्धि की, यानी उन्हें बचतों की आदत भी डाली है। सामाजिक गुणों का विकास किया है। इन सहकारी संस्थाओं का लक्ष्य केवल आर्थिक ही नहीं, वरन वे मनुष्यों में सद्भावना, सहयोग, त्याग, बंधुत्व की भावना भी पैदा करते हैं, जिससे मनुष्य वास्तविक रूप में सामाजिक प्राणी बन सके। आर्थिक विकास में सहायक, भारत में सहकारी साख आंदोलन ने पूंजी निर्माण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया है, अतः आर्थिक विकास की प्रक्रिया उसने तीव्र की है। नैतिक मूल्यों पर बल, एक आदर्श सहकारी समिति में मुकदमेबाजी, अपव्यय, शराबखोरी तथा जुएबाजी कम हो गई है, क्योंकि वो इन चीज़ों के लिए आसानी से उन्हें ऋण नहीं मिल पाता है, जो कि साहूकारों महाजनों के द्वारा आसानी से मिल जाता था। अतः वो अब परिश्रम, आत्मविश्वास तथा आत्म सहायता, स्वावलंबन, ईमानदारी, शिक्षा, पारिवारिक सहायता के नैतिक मूल्यों का विकास कर रहे हैं। और जिस राजनीतिक जागरूकता से मतलब है सरकारी समितियों का गठन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, इसलिए उसमें सदस्य अपने अधिकारों का और कर्तव्यों का उन्हें ज्ञान होता है और उसी के अनुसार वे कार्य करते हैं। अब बात करते हैं सहकारी साख आंदोलन के दोष। सहकारी साख आंदोलन में लाभ तो हमने देखे, लेकिन फिर भी इस पर बहुत अधिक दोष हैं। हमारे देश में सन 1904 में सहकारी आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन उसका पर्याप्त फल अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। इसके कारण निम्नलिखित हैं। आंदोलन को सरकारी आंदोलन माना। भारतीय जनता सहकारी आंदोलन को सरकारी आंदोलन समझती है, क्योंकि इसमें सरकार का बहुत अधिक हस्तक्षेप है। काफ़ी सहकारी संस्थाओं पर कई प्रकार के नियंत्रण लगा रखे हैं। दूसरा, अकुशल प्रबंध, इसके समिति में कर्मचारी अप्रशिक्षित हैं तथा सहकारिता के सिद्धांतों के बैंकिंग व्यवसाय में समुचित ज्ञान नहीं है। परिणामस्वरूप वे अकुशल प्रबंध ठीक प्रकार से नहीं कर पाते और आम व्यक्ति ही उसमें सदस्य बन जाता है। ऐसी पूंजी की कमी, इन संस्थाओं के पास पूंजी की बहुत कमी रहती है। ऊंची ब्याज दर, कुछ राज्यों में सहकारी साख समिति 12 से 15% तक ब्याज वसूल करती है, जो कि बहुत अधिक है। दोषपूर्ण रीति, सबसे बड़ा दोष इसमें यही है कि यहाँ रणनीति दोषपूर्वक है। बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, तब जाके उसे व्यक्ति को, किसान को उचित समय पर ऋण राशि नहीं मिल पाती है, जिससे वो उसके लिए किसी मतलब की नहीं रह जाती। व्यवसाय सिद्धांतों की अवहेलना, इसमें व्यवसाय के सिद्धांतों की अवहेलना की जाती है, यानी कि ऋणों के लेन देन में उसकी जमानत आदि का या हानि आदि का संभावना ध्यान नहीं रखी जाती। ऋण वसूली में ढील, ये समितियां अपनी ऋण राशि को उचित समय वसूली नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इसमें
भाई भतीजावाद बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुका है। निष्क्रिय तथा अनार्थिक समितियां, कुछ पंजीकृत समितियों में लगभग 1/4 समितियां निष्क्रिय हैं, फिर जिससे कि अकेले भारत उत्तर प्रदेश में ही 30,000 से भी अधिक समितियां अनार्थिक हैं, यानी कि वो इस आर्थिक रूप में कार्य कर ही नहीं रही हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप सबसे बड़ी दिक्कत यही है। सरकारी क्यों, तभी तो इसीलिए इसको सरकारी आंदोलन माना जाता है। अधिकांश समितियां राजनीति की दलबंदी का शिकार हैं। सत्तारूढ़ अपने कृपा पात्रों को इसके पदाधिकारी नियुक्त करा देते हैं, जिससे कि वो सहकारी साख आंदोलन का मतलब ही सब खिलवाड़ करते रहते हैं, यानी कि वो भाई भतीजावाद करते हैं, अपने सीमित साधनों का दुरुपयोग करते हैं। ये स्थिति राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण आ गई है। अकुशल नौकरशाही, सहकारी संस्थाओं के प्रबंध के लिए प्राय सहकारी विभाग के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जो व्यावसायिक योग्यता व बुद्धि का अभाव जिनमें होता है। लाल फीताशाही की परंपराओं के कारण वो अकुशल ही के इस आंदोलन को महत्व नहीं देते। दोषपूर्ण हिसाब किताब, ये समितियां अपना ठीक हिसाब किताब नहीं रखती हैं, जिसकी अंकेक्षण में कमी होने के बाद ऐसी समितियों का में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती हैं और वो समितियां फिर काम करने में नहीं कर पाती हैं। कम बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, व्यापारी बैंकों की तुलना में ये बैंकें जनता को कम बैंकिंग सुविधाएं कम प्रदान करती हैं, जिससे कि वो इनको बैंकिंग सुविधाएं का लाभ नहीं मिल पाता है। शिक्षा की कमी से देश की अधिकांश जनता अज्ञानी व अशिक्षित है, जिसके कारण सहकारी आंदोलन की मूल भावना तथा उपयोगिता को नहीं समझती है। जातिगत व रूढ़िवादी प्रवृत्तियां तथा धार्मिक अंधविश्वासों में सहकारी आंदोलन को पनपने नहीं दिया है। निर्धन लोगों, कम लोगों, सहकारी बैंकों में ऋण प्राय उन बड़े बड़े किसानों को आसानी से मिल जाते हैं जिनकी बैंक अधिकारियों तक पहुंच होती है, या राजनीतिक उसमें कोई उसका राजनीतिक बंदा कोई उसमें होता है, तो वो ऐसी स्थिति में गरीब जिनको आवश्यकता वास्तव में ऐसे ऋणों की आवश्यकता, उनको ये ऋण मिल ही नहीं पाते हैं। अपर्याप्त ऋण है। साख संस्थाएं जितना, क्योंकि पूंजी का कमी के कारण वो सभी व्यक्तियों को जिनको आवश्यकता है उनको बहुत ही छोटे भाग में, मान लो उसको आवश्यकता है बहुत बड़े ऋण की है और उसको दिया जाता छोटा सा ऋण है, तो ऐसी स्थिति में वो अपर्याप्त ऋण के कारण अभी भी साहूकारों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। क्षेत्रीय असमानता, सहकारी आंदोलन के देश के सभी भागों में समान रूप से प्रगति नहीं कर पाया है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की अपेक्षा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब तथा हरियाणा में इसका कहीं अधिक विकास हुआ है, यानी कि जहाँ पर क्षेत्र की असमानता ज़्यादा है वहाँ पर इनका विकास कम ही हुआ है। स्वार्थ भावना, सहकारी संस्थाएं सेवाभाव से गठित की गई थी, लेकिन सहकारिता का मूल मंत्र है प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, यानी कि सबके लिए एक और एक के लिए सब, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। संपन्न व्यक्तियों का सहयोग नहीं मिल रहा है इन आंदोलन को, सहकारी आंदोलन की सहकारी समितियों को संपन्न व्यक्तियों का सहयोग नहीं मिल रहा है, यानी जिनके पास पैसा है उनका सहयोग यहाँ नहीं मिल पा रहा है। दोषों को दूर करने के उपाय, सरकारी बैंकों के सुधार हेतु कुछ पूंजी में वृद्धि, रणनीति में सुधार, सरकार द्वारा वित्तीय सहायता आवश्यक, निर्धन किसानों को अधिक सहायता तथा बहुउद्देशीय समितियों का गठन, यानी कि बहुउद्देशीय समितियों से मतलब है जो बहुत से उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करें। निष्क्रिय समितियों का समाधान, जो समितियां निष्क्रिय पड़ी हुई हैं उनका समाधान किया जाए, या तो उनको बंद किया जाए या उनको पुनर्जीवित किया जाए। राजनीतिक हस्तक्षेप को बिल्कुल समाप्त किया जाए, यानी कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, तभी इसके दूर हो सकते हैं, तभी ये विकास कर सकती हैं। दोषपूर्ण हिसाब किताब की रीतियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए, और जो व्यावसायिक बैंकों में हिसाब किताब अपनाया जाता है उसी तरह से हिसाब किताब अपनाया जाए। शिक्षा की कमी को दूर किया जाए, निर्धन लोगों को कम लाभ जो मिलता है उसको अधिक लाभ मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए। कम बैंकिंग सुविधाएं जो मिल रही थी उनको ख़त्म की जाए, अधिक बैंकिंग सुविधाएं दी जाएँ।
साहूकारों की सदस्यता पर इसमें पूरी तरह से रोक लाई जाए, क्योंकि अभी भी जो व्यक्तियों के जिन बैंकों में व्यक्ति अन्य व्यक्ति जो हैं वो ज़्यादातर साहूकार ही हैं, और साहूकार जब ऐसी बैंकों में सदस्य बन जाते हैं तो वो अपने हिसाब से बैंकों को चलाने लगते हैं। क्षेत्रीय असमानता को दूर किया जाए, यानी कि जहाँ क्षेत्रीय असमानता का मतलब है जहाँ पर विकास नहीं हुआ है वहाँ विकास किया जाए। स्वार्थ भावना, यहाँ इसमें स्वार्थ भावना ही सबसे मेन दिक्कत आ रही है इसके विकास में। स्वार्थ यानी कि सदस्य अपनों को ही लोन देते रहते हैं, अपने अपने व्यक्ति को ही ऋण देते रहते हैं, और जिनको वास्तविक आवश्यकता है उनको लोन आसानी से नहीं मिल पाता है। व्यापारिक बैंकों से समन्वय में सहयोग नहीं मिलता है इन्हें। उचित प्रशिक्षण कर्मचारियों को दिया जाए। विविध बैंकिंग कार्य इन्हें से करने चाहिए, जिससे कि इसे अन्य बैंकिंग कार्यों करने से उसे जो कमीशन वगैरह या अन्य आय प्राप्त होती हैं वो उसे प्राप्त हो सकें। निष्कर्ष, उपरोक्त लाभ एवं दोषों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये संस्थाएं यदि राजनीति व स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर कार्य करें तो गरीब किसानों का व मजदूरों का कल्याण संभव है इनके द्वारा निश्चित ही। धन्यवाद। ये पाठ आज यहीं समाप्त होता है।